हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आई होप सब एकदम ठीक होंगे। तो बेटा हमारी बायोलॉजी चीट कोड सीरीज जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवाइज करते हैं, उसका आज हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टेक नोटबुक ओपन रखो, आपको रूल्स पता है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। और जितनी भी गलतियां उसको अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखना है ताकि बाद में उसको रिवाइज करने में कम टाइम लगे और चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल डन हो जाए, है ना। शुरू करें क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड साइक्लोसिस इज सीन इन। ये साइक्लोसिस वर्ड बेटा हमने प्लांट फिजियोलॉजी के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी देखा है, वहां ये क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट में मदद करता है। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? अमीबा में, मैक्रोफेजस में, ल्यूकोसाइट में, या सब में? बेटा सब में। आपको पता है साइक्लोसिस की मूवमेंट से या साइक्लोसिस से शूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है, वो अमीबोइड मूवमेंट में मदद करता है। तो अमीबा में तो है ही है। उसके सिवा आप जानते हो मैक्रोफेजस, ल्यूकोसाइट, इन सब में आपको अमीबोइड मूवमेंट देखने को मिलती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प्स इन शूडोपोडिया फॉर्मेशन फॉर और अमीबॉइड मूवमेंट, सही बात है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कोज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग माइक्रोफिलामेंट, बिल्कुल सही बात है बेटा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन से भी होती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेरामीशियम एम्प्लॉइज सीलिया फॉर पुशिंग फूड इन साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन। पेरामीशियम पे जो सीलिया है वो फूड की मूवमेंट साइटोफेरिंग्स में करवाएगा, लोकोमोशन में करवाएगा, सही बात है। हाइड्रा टेक्स हेल्प्स ऑफ टेंटिकल्स फॉर फूड कैप्चरिंग एंड लोकोमोशन, सही बात है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट एंड वाइस वर्सा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हर लोकोमोशन मूवमेंट है बट हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पेन मूव कर रही हूँ या मैं हैंड मूव कर रही हूँ, ये मूवमेंट है ना, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन वेरी विद हैबिटेट्स एंड डिमांड्स ऑफ सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है। Ciliated epithelium is found in respiratory tract, renal tubules and reproductive tract. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंकाई में फॉरेन मटेरियल क्लियर करने के लिए, जी हाँ। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फेलोपियन ट्यूब में ओवा की मूवमेंट के लिए, बिल्कुल सही बात है। बट रीनल टिब्यूल में सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होता, माइक्रोविलाई होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सी, 3 एंड 5, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी, सही बात है। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, नहीं, मसल इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। आंसर तो आपको मिल गया। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लो। 639 के अराउंड मसल है, 40 to 50% बॉडी वेट बनाती है, सही बात है। मसल में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्केलेटल मसल इज करेक्ट? सिर्फ स्केलेटल मसल पूछ रहे हैं। ये स्ट्रिएटेड होती हैं, होती हैं, होती हैं। वॉलेंट्री होती हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोटरी एक्शंस, बिल्कुल सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर डी होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विसरल मसल यानी स्मूथ मसल इज करेक्ट? ये जो तीनों मसल्स है बेटा, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक, इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंसेस आपको अच्छे से आना चाहिए। ये बात मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में भी बताई थी, बाद में आपको दोबारा कह रही हूँ, ये डिफरेंसेस बहुत जरूरी है आना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विसरल मसल इज करेक्ट? स्मूथ मसल के बारे में पूछ रहे हैं। ये नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं और बहुत सारे फंक्शंस करती हैं, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। कर लिया रिवाइज। आगे देखो, कार्डियक या हार्ट मसल्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये स्ट्रिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं, सही बात है। ये फटीग नहीं करती, ये ब्रांच होती हैं, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। एक तरीके से आपको रिवाइज करवा रहे हैं तीनों मसल्स के बारे में, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स बताना है आपको, गलत बताना है। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल, जेनिटल ट्रैक्ट, सही बात है। सब इनवॉलेंट्री है, सब स्मूथ है। स्ट्रिएटेड मसल सिंसाइशियम कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्रांच नहीं है, सेप्टा नहीं है। साइटोप्लाज्म ऑफ स्ट्रिएटेड मसल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, ये गलत है बेटा। साइटोप्लाज्म को आप सार्कोप्लाज्म बोलोगे, एंडोप्लाज्म नहीं। और आपसे फॉल्स ही पूछा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन फिर भी देख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ईआर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल आर कॉल्ड सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सही बात है। मेम्ब्रेन को आप सार्कोलेमा बोलते हो, ईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9,
सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर द मसल्स इज, ये हमने देखा है जब एक्शन पोटेंशियल आता है, कंडक्ट होता है मसल तक, तो कैल्शियम का रिलीज होता है कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन्होंने स्टोर करके रखा होता है, इस ऑर्गेनल ने स्टोर करके रखा होता है, यहाँ से कैल्शियम का रिलीज होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द fascia सराउंडिंग अ मसल इज मेड अप ऑफ, मसल की सबसे छोटी यूनिट मसल फाइबर या मसल सेल, वो जुड़कर एक मसल बंडल बनाते हैं जिसे फैसिकल बोलते हैं। फैसिकल के बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट है जिसे आप फैजिया बोलते हो। तो फैजिया क्या है, कॉलेजीनियस कनेक्टिव टिश्यू है, कॉलेजीनियस कनेक्टिव टिश्यू है ना, सिंपल था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्ट्रैक्टाइल फिब्रिल ऑफ मसल्स आर कॉल्ड, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल फिब्रिल को आप क्या बोलते हो, मायोफिब्रिल्स। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो फिलामेंट्स है, एक्टिन और मायोसिन, उनको आप क्या बोलते हो, मायोफिब्रिल्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मायोफिब्रिल्स शो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, है ना, आपको एक डार्क बैंड दिखता है मायोसिन का, लाइट बैंड दिखता है एक्टिन का, ऑल्टरनेटली डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रिएशन दिखना, स्ट्रिएशन दिखना। और ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस या स्ट्रिएशन हमें कार्डियक मसल्स में भी दिखता है और हमें स्ट्रिप्ड मसल्स, स्केलेटल मसल्स में भी दिखता है, तो आंसर होगा डी। ये स्ट्रिएशन दिखना डार्क और लाइट बैंड का दोनों मसल्स में आता है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ए बैंड जो होता है वो मिडिल में होता है सार्कोमियर के, जी हाँ। एच जोन जो होता है वो ए बैंड के भी मिडिल में होता है, बिल्कुल, जहां पर ए बैंड में सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं है, सिर्फ थिक फिलामेंट है, उसको आप एच जोन बोलते हो, ठीक है। एम लाइन जो होती है वो एच जोन के भी मिडिल में प्रेजेंट एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने मेम्ब्रेनस लिखा नहीं बट ठीक है, एम लाइन जो है वो एच जोन के मिडिल में होती है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, आंसर डी होगा। एक तरीके से आपको थ्योरी रिवाइज करवा रहे हैं इन क्वेश्चन से, सारे करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट वन, तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट आपके मसल की क्या है, सार्कोमियर है। पहली बात तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, सिर्फ स्मॉलेस्ट वन बोल के कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछते या तो कि स्मॉलेस्ट साइटोस्केलेटन एलिमेंट क्या है, तो हमें पता है एक्टिन छोटा होता है इंटरमीडिएट और मायोसिन के कंपैरिजन में डायमीटर में। स्मॉलेस्ट में ये भी नहीं बताया कि लेंथ पूछ रहे हैं, डायमीटर पूछ रहे हैं, तो हम स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट के हिसाब से सार्कोमियर आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग आया हमारे पास। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एक मायोफिब्रिल की, मसल में जो मायोफिब्रिल्स हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सार्कोमियर है, सार्कोमियर है। थिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन होता है ना। और थिक फिलामेंट क्या होता है, मायोसिन होता है। थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट जिसमें थिन फिलामेंट ने ओवरलैप नहीं कर रखा, उसे आप एच जोन बोलते हो, उसे आप एच जोन बोलते हो। तो आंसर क्या होगा, 3 4 2 1, आंसर क्या होगा 3 4 2 1, यानी कि डी, यानी कि डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन, कैसे मार्क करते हैं हम सार्कोमियर, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है, बीच का जो यूनिट है, वो एक सार्कोमियर बनाता है, इट इज बिटवीन टू जेड लाइंस, है ना, इसी तरीके से मार्क किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा Z लाइन डिवाइड्स द मायोफिब्रिल्स इनटू, अच्छा क्वेश्चन रह गया था, Z लाइन डिवाइड्स द मायोफिब्रिल्स इनटू, दो Z लाइन के बीच में एक सार्कोमियर आता है, तो सार्कोमियर को आप कैसे मार्क करोगे, बिटवीन टू Z लाइन, उल्टे क्वेश्चंस बनाकर पूछे हुए थे 16th और 17th। Z लाइन मायोफिब्रिल्स, Z लाइन के बीच में सार्कोमियर आता है, तो सार्कोमियर क्या है, बिटवीन Z लाइंस, आंसर होगा 2, ठीक है। 18th देखो, लाइट बैंड जो थिन फिलामेंट होता है उसमें एक्टिन होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दे आर कोल्ड, उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। जो आपका एक्टिन का बना हुआ बैंड है, थिन फिलामेंट का बना हुआ बैंड है, लाइट बैंड है, उसे आप आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हो, ठीक है। अच्छा, उसे आप क्या बोलते हो, आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हो, उसे आप क्या बोलते हो, आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, जो डार्क बैंड है, होता है कभी कभी हो जाता है ना, डार्क बैंड है या थिक फिलामेंट है, उनमें मायोसिन होता है, वो कौन सा बैंड बनाते हैं, ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड। जो आपका डार्क बैंड है सॉरी, जो आपका डार्क बैंड है या थिक बैंड है, वो ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड बनाएगा। 20th देखो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में फॉल्स है, गलत है ना, स्केलेटल मसल या स्ट्रिएटेड मसल के बारे में गलत है। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड एक इलास्टिक फाइबर जेड लाइन होता है, सही बात है, तभी तो एक सार्कोमियर में दो आधे आधे आई बैंड होते हैं, क्योंकि जेड लाइन आई बैंड को इंटरसेक्ट कर देता है, ठीक है। जो थिन फिलामेंट है वो जेड लाइन से अटैच होते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक्टिन अटैच होता है जेड लाइन से। एम लाइन इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन इन मिडिल ऑफ ए बैंड, मैंने आपको अभी बताया। एच जोन होता है, एच जोन के बीच में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन है, वो एम लाइन है।
सार्कोमियर में एक फुल ए बैंड और 2 हाफ आई बैंड है, बिल्कुल सही बात है बेटा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमसे क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो आंसर क्या होगा, नन। कुछ भी गलत नहीं है, आंसर क्या होगा, नन। आगे देखो 21, द रीजन बिटवीन द एंड्स ऑफ द ए बैंड ऑफ टू एडजॉइनिंग सार्कोमियर इज कॉल्ड। अब यहाँ पर आपको एक सार्कोमियर दिख रहा है अगले क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये आपको पता है ए बैंड है आपके पास, आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये एक ए बैंड है, ये दूसरा ए बैंड है ना। द रीजन बिटवीन द एंड्स ऑफ द ए बैंड ऑफ टू एडजॉइनिंग सार्कोमियर। अब ये एक सार्कोमियर रहा होगा, ये एक सार्कोमियर रहा होगा, इसमें ये एक ए बैंड रहा होगा, ये दूसरा ए बैंड रहा होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा बैंड आता है बेटा, आई बैंड आता है। ये अगर आपके पास ए बैंड है तो दो ए बैंड के बीच में जो है वो आपके पास आई बैंड है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर क्या होगा, डी, यानी कि आई बैंड। क्लियर हुआ, इस डायग्राम से ये चीज हमको क्लियर हो जाती है ना, ये ए बैंड बीच में जो होता है वो आपका आई बैंड। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, चूज द लेटर फ्रॉम द फिगर दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली करस्पॉन्ड्स टू द स्ट्रक्चर। तो पहले तो हम लेटर को मार्क कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखो, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछे ए बैंड कहाँ है, तो आपको पता है ये पूरा रीजन जो थिक फिलामेंट वाला है वो ए बैंड है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। अब वो क्या है आपके पास, ई, तो ए बैंड क्या है आपके पास, ई। आई बैंड क्या होता है बेटा, यहां से लेकर यहां तक वाला जो रीजन होता है वो आई बैंड होता है, वो इन्होंने यहां पर मार्क कर रखा है डी से, है ना। तो आई बैंड क्या होगा आपके पास, डी। सार्कोमियर क्या होता है, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच में, वो क्या आ रहा है, एफ, तो सार्कोमियर क्या होगा, एफ। ए बैंड का वो हिस्सा जहां मायोसिन नहीं है, वो हिस्सा जहां मायोसिन नहीं है, वो क्या बनाता है, जी, यानी कि एच जोन। ठीक है, ये जो थिक फिलामेंट है जो इन्होंने बी लिखा हुआ है, आपको पता है ये मायोसिन होता है ना। और जो थिन फिलामेंट है जिसे इन्होंने ये ए यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये आपके पास एक्टिन है। ये जो ए मार्क किया हुआ है ये एक्टिन है, जिसमें ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन सब आता है। ठीक है, अच्छा, जेड लाइन को ए की तरह मार्क किया हुआ है ना, जेड लाइन को ए की तरह मार्क किया हुआ है, तो एक्टिन कहां पर मार्क है, इसको इरेज करना पड़ेगा सबको समझने के लिए। हमको क्या बताना है कि एक्टिन कहां पर मार्क्ड है, तो एक्टिन आपको पता है कि ये वाला स्ट्रक्चर है जो सी से मार्क्ड है, ये दिख रहा है आपको, छोटा सा यहाँ पर सी से मार्क्ड है, तो सी आपके पास एक्टिन है और ये आपके पास जेड लाइन है, तो ए आपके पास जेड लाइन हो गया। तो मार्किंग कर लिया, हमारे लिए इजी हो गया, है ना। हमारे पास क्या है, 1 का ई, 2 का डी, 3 का एफ, 4 का जी, 5 का सी, 5 का बी, 6 का सी और 7 का ए। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, एन इंडिविजुअल सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ अ स्टैक ऑफ एक्टिन फाइबर, स्टैक ऑफ मायोसिन यूनिट, ओवरलैपिंग एक्टिन एंड मायोसिन यूनिट, ओवरलैपिंग मायोसिन एरिड मेम्ब्रेन, नहीं, ओवरलैपिंग एक्टिन एंड मायोसिन यूनिट्स। सार्कोमियर में आपको क्या दिखता है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन ने ओवरलैप कर रखा है, तो आपको ओवरलैपिंग एक्टिन एंड मायोसिन यूनिट्स देखने को मिलती है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24, which of the following statement about the molecular arrangement of actin and myosin in myofibrillis false। आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। Each actin thin filament is made up of two filamentous actin, दो filamentous actin होते हैं, सही बात है। एफ एक्टिन जी एक्टिन का पॉलीमर है, छोटे छोटे जी एक्टिन जुड़ते हैं, है ना, तो वो पूरा एक फिलामेंटस एक्टिन बनाते हैं। दो एफ एक्टिन एक दूसरे पर ट्विस्टेड है हेलिक्स की फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दो स्ट्रैंड ऑफ ट्रोपोमायोसिन लाई इन द ग्रूव्स ऑफ एफ एक्टिन, एफ एक्टिन के पूरे ऊपर दो स्ट्रैंड्स हैं ट्रोपोमायोसिन की, सही बात है। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये भी सही बात है, छोटे छोटे इंटरवल पे आपको 3 सब यूनिट वाला ट्रोपोनिन मिलता है। ट्रोपोनिन फॉर्म्स द हेड ऑफ मायोसिन, ऐसा तो कभी भी नहीं है, ट्रोपोनिन पहली बात एक्टिन का पार्ट है, मायोसिन का हेड वो नहीं बनाएगा। मायोसिन एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, बिल्कुल, मीरोमायोसिन इसका मोनोमर होता है जिससे जुड़ जुड़कर मायोसिन पूरा बनता है, वो पॉलीमराइज्ड है। तो आपसे फॉल्स पूछा था ना बेटा, तो आंसर सी होगा, हमसे फॉल्स पूछा था तो आंसर सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, one myosin filament in the myofibril of skeletal muscle fiber is surrounded by how many actin filament, इसको मार्क करो, ये क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो हमने बहुत बार देखा है ना, और पूछा भी जाता है बेटा। अगर आप एक सार्कोमियर देखेंगे तो एक मायोसिन के अराउंड कितने एक्टिन है, आप यहाँ पे सार्कोमियर दोबारा देखिए, ये एक मायोसिन है, एक मायोसिन के अराउंड कितने एक्टिन है, देखो 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 होते हैं। एक मायोसिन के अराउंड कितने, एक मायोसिन के अराउंड कितने एक्टिन होते हैं, टोटल 6 होते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं एक एक्टिन के अराउंड कितने मायोसिन होते हैं, तो 3 होते हैं।
एक एक्टिन के अराउंड कितने मायोसिन होते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए तो 1 2 और एक ऊपर की तरफ 3 होगा, तो 3 मायोसिन होते हैं। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ है और हमें पता होना चाहिए। एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन है, एक एक्टिन के अराउंड 3 मायोसिन है, याद रहेगा ये। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 26। द क्रॉस ब्रिज ऑफ सार्कोमियर इन स्केलेटल मसल्स आर मेड अप ऑफ। क्रॉस ब्रिज किसका बनता है बेटा, मायोसिन का जो हेड है और नेक है, जो क्रॉस आर्म बनाती है, वो जब एक्टिन पे जुड़ता है तो क्रॉस ब्रिज बनता है ना। तो बना किसका हुआ होगा, मायोसिन का, जुड़ता है एक्टिन से, पर बना किसका है, मायोसिन का, क्योंकि क्रॉस आर्म मायोसिन में होती है। तो आंसर क्या होगा, बी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। द फंक्शन ऑफ ट्रोपोमायोसिन इन स्केलेटल मसल, ये जो दो धागे, जो पूरा का पूरा फिल्म है जो ट्रोपोमायोसिन का, जो कि कवर करता है किसको, किसको कवर करता है ये ट्रोपोमायोसिन, आपको पता है, एक्टिन फिलामेंट्स को कवर करता है ट्रोपोमायोसिन, है ना। तो उसका फंक्शन आपसे पूछ रहे हैं, स्लाइडिंग ऑन एक्टिन टू प्रोड्यूस शॉर्टनिंग, नहीं। रिलीज कैल्शियम, नहीं, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। इट एक्ट्स एज रिलैक्सिंग प्रोटीन एट रेस्ट बाय कवरिंग अप द साइड्स वेयर मायोसिन बाइंड टू एक्टिन। जहां पर मायोसिन आपके एक्टिन से जुड़ पाए उस एक्टिव साइट को ये ट्रोपोमायोसिन कवर कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। तो यही इसका फंक्शन है। फिर जब आपके ट्रोपोनिन से कैल्शियम जुड़ता है, वो ट्रोपोमायोसिन को हटाता है और वहां पर आपका मायोसिन जुड़ पाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ट्रोपोमायोसिन इज मूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन को मूव करने का काम करता है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन पे जब कैल्शियम बाइंड करता है, उसमें कन्फर्मेशन चेंज है, वो वहां से हटेगा अपनी पोजीशन से, और ट्रोपोमायोसिन को भी डिस्प्लेस करेगा, जिससे एक्टिन पे जो एक्टिव साइट है, एक्टिन पे जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, वो ओपन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। Calcium bind dash in the skeletal muscles and leads to exposure of the binding site for dash on the filament dash. कैल्शियम किससे बाइंड करता है, ट्रोपोनिन से, पहली बात, वो ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, जिसकी वजह से लीड्स टू द एक्सपोजर ऑफ द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन। एक्टिन पे जो मायोसिन की बाइंड करने वाली साइट है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ट्रोपोनिन, मायोसिन और एक्टिन, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ एक्टिन थिन फिलामेंट, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। आपको एक्टिन दे रखा है, एक्टिन के अंदर ये जो दो यूनिट्स हैं, ये आपको पता है सी एफ एक्टिन की है, एफ एक्टिन की है, जिसपे ये जो पूरा हेलिकली उसके ऊपर दो फिलामेंट्स है, वो ट्रोपोमायोसिन के हैं, वो ट्रोपोमायोसिन के हैं, और ये जो सब यूनिट है ये ट्रोपोनिन की है। तो ए आपके पास ट्रोपोनिन है, बी ट्रोपोमायोसिन है, और सी आपके पास एफ एक्टिन है। तो आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। आगे देखिए जरा, आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कहां पर दे रखा है, इस तरफ दे रखा है, देख लो जरा, डायग्राम दे रखे मायोसिन का आपको, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है एबीसी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, ये हेड वाला रीजन है, ये देखो, ये हेड वाला रीजन है। इस हेड वाले रीजन में एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, और ये जो ए है आपके पास, ये जो ए है आपके पास, ये हेड वाला रीजन है। इस हेड वाले रीजन में एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है और दो आपके पास एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो ये जो सी है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट हो जाएगा, ए आपके पास हेड हो जाएगा, और हेड और नेक मिलकर क्रॉस आर्म बनाएगा, क्रॉस आर्म बनाएगा, है ना। तो ए आपके पास क्या है, हेड, बी है क्रॉस आर्म, सी आपके पास है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स बताना है हमें। मायोसिन पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। मेनी मीरोमायोसिन कंस्टिट्यूट द थिक फिलामेंट मायोसिन, सही बात है, बहुत सारे मीरोमायोसिन का मिलकर बना है। ईच मीरोमायोसिन टेल इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन, नहीं, टेल लाइट मीरोमायोसिन होती है। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीज एंजाइम, उसमें बाइंडिंग साइट है एटीपी की और एक्टिव साइट है एक्टिन के लिए, सही बात है। अभी आपने देखा दोनों साइट्स है, एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है, एटीपीएस बाइंडिंग साइट भी है। तो गलत आपके पास सी है, आपसे रॉन्ग पूछा है, आंसर सी होगा। आपसे फॉल्स पूछा है, आंसर सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33। द एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रिगर्स अ मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रेवल्स डीप विद इन द मसल सेल बाय अ मींस ऑफ। एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर होता है, एक्शन पोटेंशियल बनता है आपके पास मोटर एंड प्लेट पे। अब वो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होगा, मसल के पास जाएगा, मसल के पास उसको लेकर कौन जा रहा है, ये ट्रैवल किसकी वजह से कर रहा है, किस मीन से कर रहा है। तो ये जो ट्रैवल या ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, ये टी ट्यूब्यूल से होता है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से। फिर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वहां पर, जहां पर कैल्शियम स्टोर्ड है,
है ना। इनको ट्रैवल कौन कराता है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, बट ये टी ट्यूब्यूल्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये ट्रांसफर कौन करवा रहे हैं, टी ट्यूब्यूल्स करा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, एटीपी प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। कौन से स्टेप में एटीपी का यूज है, एटीपी का ब्रेकडाउन करते हो तब जब आपका मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाता है, उस हेड से जुड़ जाता है, तब एटीपी का ब्रेकडाउन करते हो। क्यों, क्योंकि क्रॉस ब्रिज बनाना है और फिर पावर स्ट्रोक से उसको खींचना है, तब आपको जरूरत पड़ती है एटीपी की। तो एटीपी एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं, नहीं, वो तो न्यूरॉन से आपको एक्शन पोटेंशियल मिल रहा है। क्रॉस ब्रिज का डिटैचमेंट करना है, नहीं, डिटैचमेंट के टाइम एक नया एटीपी आकर जुड़ता है पर एटीपी यूज नहीं होता, एनर्जी नहीं यूज होती उसकी। जब क्रॉस ब्रिज अटैचमेंट आपको करना है मायोसिन का एक्टिन के साथ बेटा, तब एटीपी की एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। कैल्शियम रिलीज में एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देखो 35, जो मोटर यूनिट है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। देखो, एक होता है मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें जहां एक न्यूरॉन एंड करता है और किस में एंड करता है, आपकी मेम्ब्रेन पे, मसल की मेम्ब्रेन पे, है ना, वहां पर बनता है आपका एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। यहाँ किसकी बात करें, मोटर यूनिट की। मोटर यूनिट क्या होती है बेटा, कि जब मोटर न्यूरॉन सीएनएस से आया, अब उसका साइटोन कहाँ है, आपके सीएनएस में ही है। एक लंबा सारा एक्सोन है और उस एक्सोन का जो टर्मिनल है वो ब्रांच कर कर अलग अलग मसल फाइबर्स के पास जा रहा है। तो याद रखना, उस मोटर यूनिट में बहुत सारे नर्व फाइबर्स नहीं होते, है ना। एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है और सारे मसल फाइबर्स होते हैं जिसमें वो इनर्वेट कर सकता है, सारे के सारे मसल फाइबर्स इंक्लूड होंगे। एक मोटर न्यूरॉन और वो सारे मसल फाइबर्स जिसमें वो इनोवेट करता है मिलकर एक मोटर यूनिट बनाते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में एज इट इज नहीं मिलते, ये टी ट्यूब्यूल वाला भी और ये वाला भी, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोटर यूनिट कैसे बनती है, सिंगल मोटर न्यूरॉन और सारे मसल फाइबर्स एक मोटर यूनिट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, मोटर एंड प्लेट। ये जो एंड प्लेट बना है ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है बेटा, यही मैं आपको बता रही थी। जो एंड प्लेट होता है इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, पर मोटर यूनिट अलग चीज है जिसमें एक मोटर न्यूरॉन सारे मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है, वो मोटर यूनिट होता है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इन अ मसल फाइबर मोस्ट डायरेक्टली कॉजेस। मसल फाइबर में इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन मूव करेगा, अटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज टू एक्टिन, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी। होता तो ये सब है, लेकिन आपसे क्या पूछे, डायरेक्टली क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहला जब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होगा या एक्शन पोटेंशियल जाएगा, सबसे पहली चीज जो होगी बेटा कैल्शियम का रिलीज, सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी कैल्शियम का रिलीज, उसके बाद ये बाकी स्टेप्स होते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, the energy for muscle contraction is most directly obtained from ATP। ATP क्रॉस ब्रिज बनवाता है, वही एनर्जी देता है पावर स्ट्रोक की। आगे देखो 39, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जब आप कॉन्ट्रैक्शन की बात करो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करो, तो एक्टिन मूव्स पास्ट द मायोसिन, सही बात है। एक्टिन, मायोसिन एज इट इज रहता है, एक्टिन उसके ऊपर पास करता है, सही बात है। मायोसिन मूव्स पास्ट एक्टिन, नहीं, मायोसिन मूव नहीं करता। दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, नहीं, आंसर ए होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, नहीं, आंसर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पुट द फॉलोइंग फ्रेजेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू डिस्क्राइब व्हाट अकर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू ट्रिगर अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, सीक्वेंस बताना है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक्शन पोटेंशियल आया और मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाया, पूरा सीक्वेंस आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो एक नर्व इंपल्स आएगी, नर्व इंपल्स आएगी, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगी। नर्व इंपल्स आएगी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगी। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा कहां पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। रिसीव कौन करेगा, सार्कोलेमा पे रिसेप्टर साइट्स उसको रिसीव करेंगी, कर लिया। रिसीव करने के बाद क्या होगा, टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू पूरा इंपल्स मेम्ब्रेन, पूरी मेम्ब्रेन पे जाएगा, ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन पे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का रिलीज होगा। कैल्शियम का रिलीज होगा तो फाइनली कॉन्ट्रैक्शन होगा और सार्कोमियर शॉर्टन होगी। तो आंसर हमारे पास क्या है, आंसर हमारे पास क्या है, बी।
हम तीसरे स्टेप पे आंसर भी कर सकते थे, बट क्योंकि हम यहाँ पर पूरा रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा स्लोली लेके जाती हूँ ताकि हम एक एक चीज रिवाइज कर सके, है ना। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। एक डायग्राम दे रखे मसल कॉन्ट्रैक्शन का, देख लेते हैं जरा। एक डायग्राम दे रखे मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ये रहा आपके सामने। आपको ए से ई तक आइडेंटिफाई करना है, आपको ए से ई तक आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ए क्या है? सेकंड स्टेप में आपको दे रखा है जहां पर क्रॉस ब्रिज बन रहा है। तो ए तो ये रहा, यहां पर आपको दिख रहा है क्रॉस ब्रिज बन रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है क्रॉस ब्रिज बन रहा है, बन गया। अच्छा अच्छा, ये क्रॉस ब्रिज है। इस स्टेज को, यहाँ तो क्रॉस ब्रिज बना है, क्रॉस ब्रिज आपको दिख रहा है, इस स्टेज को क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, है ना। पहला क्रॉस ब्रिज है, दूसरा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। क्रॉस ब्रिज है और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा? पावर स्ट्रोक से स्लाइडिंग होगी, यहां पर आपको स्लाइडिंग दिख रही है। ब्रेक नहीं हुआ अभी क्रॉस ब्रिज, इसलिए इसको कट कर दो। स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग होगी, ये सही बात है। डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है? वापस से डी ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है? अब क्रॉस ब्रिज ने ब्रेक करना है तो नया एटीपी आकर जुड़ता है ना। क्रॉस ब्रिज ने ब्रेक करना है और जो आकर यहाँ पर बाइंड करता है वो एटीपी है। तो आंसर क्या होगा? बी। जो आंसर बी लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं बेटा, आंसर क्या होगा? बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। हाउ डज द ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स अफेक्ट क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग? ठीक है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का कॉम्प्लेक्स कैसे अफेक्ट करता है? जब कैल्शियम लो है तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स ब्लॉक कर देता है एक्टिन बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। जब कैल्शियम हाई है तो कॉम्प्लेक्स रोल्स आउट ऑफ द वे अलाउइंग मायोसिन टू बाइंड टू एक्टिन एंड इनिशिएट द क्रॉस ब्रिज साइकिल। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली सही बात यही है। कैल्शियम की जब कमी होती है, कैल्शियम जब वापस चला जाता है तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन उसको कवर करके रखते हैं, बाइंड नहीं करने देते मायोसिन को। और जब आपके पास कैल्शियम लेवल हाई है तो वो वहां से हट जाते हैं और बाइंड करने देते हैं। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। बाकी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है उनको हम देख लेते हैं। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स एटीपी रीजेनरेट करने का काम करता है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स कैल्शियम रिलीज देखता है, एक्शन पोटेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ये मायोसिन हेड से खुद जुड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आंसर ए ही होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको रिलैक्सेशन ऑफ मसल की बात करनी है। जब आपकी मसल को रिलैक्स करना होता है बेटा, कैल्शियम वापस जाएगा, है ना। तो कैल्शियम, पंपिंग ऑफ कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम में वापस जाएगा, सही बात है। रिलैक्सेशन की टाइम क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंस ऑफ एटीपी, कन्फर्मेशनल चेंज इन द ट्रोपोनिन एंड मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। बेटा जब एक्टिन फिलामेंट को मास्क करता है ट्रोपोनिन, मास्क कर रहा है, जुड़ने नहीं दे रहा है ना, वापस मार्क करता है, उस टाइम कंफर्मेशन चेंज नहीं है। जब कैल्शियम बाइंड करता है ना ट्रोपोनिन से, तब उसके अंदर कंफर्मेशन चेंज आता है, तब उसके अंदर कंफर्मेशन चेंज आता है और वो ट्रोपोमायोसिन को रास्ते से हटाता है ताकि आपका मायोसिन उससे जुड़ सके। रिलैक्सेशन के टाइम कंफर्मेशन चेंज नहीं है। पंपिंग ऑफ कैल्शियम बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम नहीं आंसर होगा, आंसर ये होगा बेटा, एएनसी बोथ नहीं होगा, एएनसी बोथ नहीं होगा। कंफर्मेशन चेंज इन ट्रोपोनिन नहीं होता रिलैक्सेशन के टाइम, नहीं होता, वो आपके कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्रिएट होता है, ठीक है, बाद में तो रिलैक्स ही होता है ना। अच्छा आगे देखो, आपको एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाया हुआ है, ए बी सी तीनों में आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन दिखाया हुआ है। द डायग्राम्स गिवन अबव शो 3 डिफरेंट कंडीशंस ऑफ सार्कोमियर, आइडेंटिफाई दीज कंडीशंस। ठीक है, पहले के अंदर क्या है? रिलैक्स स्टेट है, या एकदम एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है। दूसरे के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और तीसरी स्टेज के अंदर आप देख पा रहे हो एक्टिन पूरी तरीके से मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर चुका है। ठीक है, तो जो ए कंडीशन है वो रिलैक्स्ड है, बी में कॉन्ट्रैक्शन है, सी में आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आंसर क्या होगा? बी, आंसर क्या होगा? बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। When a skeletal muscle shortens during contraction, which of the following statement is false? हमसे false पूछ रहे हैं, हमसे गलत पूछ रहे हैं। जब skeletal muscle shorten होती है contraction के टाइम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? I band short होता है, A band short होता है, H zone narrow होती है, या sarcomere short होता है? आपने पढ़ा है A band as it is रहता है, I band छोटी होती है क्योंकि Z लाइन मूव करती है, एच जोन नैरो हो जाएगा, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा, लेकिन ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर होगा बी, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46। द मसल बैंड दैट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल इज, फिर से सेम बात आ रही है बेटा, जिसमें कोई चेंज नहीं आता वो आपका ए बैंड है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता वो आपका ए बैंड है।
आई बैंड छोटा होगा, एच जोन छोटा होगा, जेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आंसर बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी, muscle fatigue is due to lactic acid formation due to anaerobic respiration, the reaction time of the fibers can vary in different muscles। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम केमिकल एनर्जी का आप यूज करते हो, एटीपी का ब्रेकडाउन करते हो, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, सही बात है। मसल फैटिक में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, बिल्कुल सही बात है। और अलग अलग मसल फाइबर्स अलग अलग टाइम लेती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द कंपाउंड और पिगमेंट एक्टिंग एज एन ऑक्सीजन स्टोर इन स्केलेटल मसल इज। अच्छा, कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन स्टोर करता है मसल्स में? बेटा मायोग्लोबिन। जैसे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, मसल्स में हमारे पास मायोग्लोबिन होता है, आंसर ए होगा। आगे देखो 49, आपको कुछ पॉइंट्स दिए और आपको इनको अलग अलग क्लासिफाई करना है, रेड मसल के लिए और व्हाइट मसल के लिए। ये कुछ डिफरेंस हमने पढ़ा है बेटा रेड मसल और व्हाइट मसल में। रेड मसल रेड क्यों है? क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन ज्यादा है। तो पहले हम रेड मसल्स की सारी चीजें आंसर कर लेते हैं। तो रेड मसल्स में आपके पास मायोग्लोबिन कंटेंट हाई है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हाई होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें कम होता है ना। और ये आपके पास एरोबिक मसल्स हैं और ये आपके पास एरोबिक मसल्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स ए के हैं। अब एक बार हम आंसर कर लेते हैं व्हाइट मसल्स के लिए। व्हाइट मसल्स में मायोग्लोबिन का कंटेंट थोड़ा कम है, दिया हुआ है हमको ये रहा, मायोग्लोबिन का कंटेंट थोड़ा कम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके अंदर कम है और ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं जो आपकी व्हाइट मसल्स हैं। तो अब देख लें जरा ए में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 2, 4, 5 और 6। ए में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 2, 4, 5 और 6। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा बेटा? बी। ठीक है, सॉरी ये देखो ऑप्शन देख लो, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6 आपके पास था ए में, आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ बोन्स नहीं आते, सिर्फ कार्टिलेज नहीं आते, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। ये सही है बेटा, ये सही है। मेनली फ्रेमवर्क बोन का है, फ्यू कार्टिलेज है, डी नहीं होगा, फ्रेमवर्क कार्टिलेज का नहीं होता। क्वेश्चन 51 देखो, बोन का मैट्रिक्स बहुत हार्ड है, मैट्रिक्स बहुत हार्ड और प्लाइबल, हार्ड और नॉन प्लाइबल होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन है, क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52, कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स ड्यू टू। कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है? सॉलिड एंड प्लाइबल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? कॉन्ट्रियोटिन सॉल्ट्स हैं। उनके पास कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं है, उनके पास कॉन्ट्रियोटिन सॉल्ट्स हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी बोन्स मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन। हमारे पास कितनी बोन्स है? 206, 206 बोन्स हमारे पास है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। हमारे स्केलेटन को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक एक्सियल स्केलेटन मेन स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें अपेंडेजेस आती है। हमारे एक्सियल स्केलेटन में बेटा 80 बोन्स हैं और बाकी की 126 बोन्स आपके पास, बाकी की 126 बोन्स आपके पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है। ठीक है, आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग आ रहा है हमारे पास। हमसे बोल रहे हैं क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, स्कल, फेस। बेटा पूरे स्कल में आपके पास 22 बोन्स होती है ना, जिसमें क्रेनियल भी आ रही है, जिसमें फेशियल भी आ रही है। क्रेनियम आपके पास होती है 8, फेशियल होती है 14। ठीक है, क्रेनियम होती है आपके पास 8 बोन्स होती है और फेशियल बोन्स हमारे पास होती है 14। हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब सब में एक में आपको 30 मिलेगा, 30 बोन्स होती हैं। और रिब्स आपके पास 12 पेयर है, रिब्स आपके पास 12 पेयर है। स्कल 22 होना चाहिए, 29 क्यों लिखा हुआ है? 22 होना चाहिए, बट यहाँ पर हम इसको इसी में मैच करेंगे, है ना। 8 और 14 मेक्स 22, है ना, क्रेनियल और फेशियल बोन्स मिलकर 22 बनाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या होगा? 21354, 21354 यानी कि बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56, आपकी हायोइड बोन, टंग बोन, ये हमने पढ़ा है जब हम इंपॉर्टेंट शेप्स पढ़ रहे थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। इंपॉर्टेंट शेप्स में भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि बेस ऑफ बक्कल कैविटी पर एक बोन है जो यू शेप्ड है, जो किसी और बोन से एसोसिएटेड नहीं होती, वो आपकी हायोइड बोन है, वो आपकी हायोइड बोन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज हाउ मेनी ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर बोन्स। आपके पास 3 ईयर बोन एक ईयर में है बेटा, मेलस, इनकस, स्टेप्स, है ना, 3 यहाँ टोटल 6। कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। आगे देखो 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर ईयर ऑसिकल्स। कौन सी नहीं है? मेलस, इनकस और स्टेप्स है, इलियम नहीं है बेटा।
इलियम नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। 59 देखो, human cranium has small protuberance at the posterior end called dash and dash in number। अगर आप अपने क्रेनियम की बात करोगे तो एकदम पोस्टीरियर एंड पे दो ऑसिपिटल कोंडाइल होते हैं, कोंडाइल्स होते हैं दो, इसीलिए डाइकोंडाइलिक स्कल है ना, दो ऑसिपिटल कोंडाइल्स होते हैं, आंसर बी होगा। दो ऑसिपिटल कोंडाइल्स होते हैं, आंसर बी होगा। ह्यूमन स्कल इज, इसीलिए हमारा स्कल डाइकोंडाइलिक है क्योंकि हमारे पास दो ऑसिपिटल कोंडाइल है। 61 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज फॉल्स, क्या चीज गलत है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री हैं, वेंट्रली नहीं है, डोर्सली होता है, स्कल के बेस से लेकर मेन फ्रेमवर्क बनाता है, सही बात है। न्यूरल कैनाल इन वर्टिब्री इज पैसेज फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्री में जो न्यूरल कैनाल है वहां से स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी, बाकी सब करेक्ट है, बी गलत है बेटा। आपको पता है आपका वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल है, वेंट्रल नहीं है। क्वेश्चन 62 देखो, ह्यूमन एडल्ट वर्टिब्रल फॉर्मूला इज 7 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, एक सैक्रम और एक कोकाइजल है, डी होगा। एक सैक्रम और एक कोकाइजल है, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्री इन एडल्ट ह्यूमन आर फ्यूज्ड वन, बेटा सैक्रम और कोकाइजल। 5 बोन्स फ्यूज कर एक सैक्रम बनाती है और 4 फ्यूज कर एक कोकाइजल बनाती है, तो ये दोनों फ्यूज्ड है। 64 देखो, इनमें से कौन सा वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन नहीं है, नहीं है। It protects spinal cord and support the head. It serves as point of attachment for ribs and musculature of backs. ये दोनों ही फंक्शन है। टार्सल और मेटाकार्पल्स को सपोर्ट करने का काम वर्टिब्रल कॉलम का नहीं होता। टार्सल्स कहाँ है, आपकी एंकल बोन में, और मेटाकार्पल्स कहाँ है, यहाँ, और वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है, पीछे, तो वो आपके मेटाकार्पल्स और टार्सल्स को सपोर्ट नहीं करता। 65 देखो, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम आपकी चेस्ट बोन, आपकी ब्रेस्ट बोन हो गई। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, सही बात है। फ्लैट होती है, वेंट्रल मिड थोरेसिक लाइन पे है, पर दो नहीं है, एक ही है। एक ही सेंट्रल ब्रेस्ट बोन चेस्ट बोन आपके पास होती है, स्टर्नम, दो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ईच टिपिकल रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डैश टू वर्टिब्रल कॉलम एंड डैश टू स्टर्नम। अगर मैं रिब्स की बात करूं जो लेटरली प्रेजेंट है, थिन फ्लैट बोन्स हैं, वो वर्टिब्रल कॉलम से डोर्सली कनेक्टेड है और स्टर्नम से वेंट्रली, है ना, तो डोर्सली और वेंट्रली आंसर होगा ए। वर्टिब्रल कॉलम से डोर्सली, स्टर्नम से वेंट्रली, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, टिपिकली आपकी रिब्स कैसी होती है, जहां पर ये अटैच करती है बेटा वर्टिब्रल कॉलम से, दो फेसेज होती हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, डाइसिफेलिक, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, डाइसिफेलिक। 68 देखो, ट्रू रिब, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। पहली 7 पेयर ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स होती हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्टिब्रो स्टर्नल है, डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच्ड है। फिर 8th 9th 10th ये 3 पेयर फॉल्स रिब्स होती हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रो कॉन्ड्रल है, ये डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, बट ये वेंट्रली 7th नंबर की रिब के हाइलिन कार्टिलेज से अटैच्ड है, कोस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड है। फिर 11th और 12th 2 पेयर होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ये वेंट्रली किसी चीज से अटैच नहीं होती, तो आंसर क्या होगा बेटा आपके पास 3 1 2, यानी कि बी, 3 1 2 यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास, फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स और स्टर्नम। ट्रू रिब्स आपके पास पहले 7 पेयर है, फॉल्स रिब आपके पास 8th 9th 10th पेयर होता है, फ्लोटिंग रिब्स आपके पास 11th और 12th है, और एक आपके पास स्टर्नम होता है, तो 3 1 2 और 4, 3 1 2 और 4, आंसर क्या होगा, डी, आंसर क्या होगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, आपको रिब्स आइडेंटिफाई करनी है, रिब्स आइडेंटिफाई करनी है। रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम वेंट्रली एंड टू द वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री डोर्सली, सही बात है। रिब्स आर अटैच्ड टू स्टर्नम थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज हाइलिन ऑफ 7th रिब, अच्छा, रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम, ओके, 3 तरीके की रिब्स आपको दी हुई है। पहले में क्या बोला है कि वो स्टर्नम और वर्टिब्री से अटैच्ड है, यानी कि ये ट्रू रिब्स है, ये ट्रू रिब्स है। फिर क्या बोल रहे हैं, स्टर्नम से अटैच्ड है थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब, तो अब ये 7th रिब से अटैच्ड है, ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है, ये फॉल्स रिब्स है, ये फॉल्स रिब्स है। और लास्ट में क्या, स्टर्नम से अटैच्ड ही नहीं है, तो ये फ्लोटिंग रिब्स है, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 यानी कि ए, 1 2 3 यानी कि ए। क्वेश्चन 71 देखो, इनमें से कौन सी रिब्स वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स हैं, वो जो डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड हो लेकिन वेंट्रली हाइलिन कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज से 7th रिब से अटैच्ड होती है, उन्हें वर्टिब्रो कॉन्ड्रल बोलते हैं बेटा। तो ये कौन सी रिब्स हुई आपके पास, फॉल्स रिब्स। हमने कितनी बार सेम चीज रिवाइज करनी है ना, कौन सी हुई आपके पास, फॉल्स रिब्स। आगे देखो रिब केज, रिब केज किससे नहीं बना, एक्सेप्ट उसमें थोरैसिक वर्टिब्री आएंगी,
12 पेयर उसी से अटैच्ड होती हैं। लंबर वर्टिब्री नहीं आएंगी, लंबर का कोई लेना देना नहीं है। रिब्स है उसमें, स्टर्नम है उसमें, लेकिन लंबर वर्टिब्री का लेना देना नहीं है, थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच्ड होती हैं रिब्स, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 73, ईच लिम्ब अपर और लोअर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। लिम्स में कितनी बोन है बेटा? एक लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं, इधर 30, इधर 30, इधर 30, इधर 30, दोनों पैरों में 30 30 60 और हाथों में भी 60, तो 120 है। बाकी 6 हैं आपके पास अलग, वो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल की, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है ना। अच्छा इसको देख लो जरा, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास। ए बी सी आपको बताना है रिबकेज में ए बी सी क्या क्या है। बी आपके पास रिब्स है, सी आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ए आपके पास स्टर्नम है। तो स्टर्नम है, रिब्स है और वर्टिब्रल कॉलम है, आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में कितना था? 80, तो बचा हुआ 126 किस में होगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन में, अपेंडेजेस बनाएगा। नंबर ऑफ बोन्स इन ईच अपर लिम्ब, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस यानी कि डी। एक एक बोन सारी हमने रिवाइज कर ली है ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। हैंड कंटेन कितना कार्पल? हमारी रिस्ट में कितने कार्पल्स हैं जी? 8 हैं। मेटाकार्पल कितने हैं जी? 5 हैं। और फेलेंजेस कितने हैं? 14 हैं। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। अभी देखा था हमने ये। आगे देखो, आपको फिर से एक हाथ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको पेक्टोरल गर्डल और अपर आर्म दिखाई दे रहा है, आपको मार्किंग करनी है। ये जो ए हमको दिख रहा है, ए और बी, ये दोनों पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, जिसमें ए आपकी कॉलर बोन हो गई है ना। तो ए आपके पास जो है वो क्लेविकल है, कॉलर बोन है, वो एक ही ऑप्शन में। आप आंसर सीधा सीधा कर सकते हो बेटा। ए आपको पता है क्लेविकल है ना। ए आपको पता है क्लेविकल है। देखो इसमें क्लेविकल नहीं है, इसमें क्लेविकल नहीं है, इसमें क्लेविकल नहीं है, इसी ऑप्शन में आपके पास क्लेविकल है। आंसर डी होगा। वो हमने सीधा सीधा कर लिया, टाइम देखो कितना सेव किया। कभी कभी ऐसे भी आंसर्स हो जाते हैं, पर हम देख लेते हैं फिर भी बाकी ऑप्शंस को। अच्छा तो हमें पता है ये क्लेविकल है। ये पीछे की तरफ जो ऐसी तीखी सी बोन होती है वो आपके पास स्कैप्युला है, तो बी हमारे पास स्कैप्युला है ना। अच्छा हम किस पे कर रहे थे? हम इधर नहीं कर रहे थे ना, वही तो ये तो अलग ही डायग्राम दिख रहा था मुझको। इधर आओ वापस, हम इस डायग्राम पे थे। तो यहाँ पर ये बी हमारे पास स्कैप्युला है, सी हमारे पास ह्यूमरस है, डी और ई में डी रेडियस है और ई अल्ना है, एफ कार्पल है, जी मेटाकार्पल है और लास्ट में फेलेंजेस है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? डी। रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल सब यहाँ पर मार्क्ड है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80, एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन। एक्रोमियन प्रोसेस आपको कहाँ मिलता है बेटा? पेक्टोरल गर्डल में। जो आपका रिज लाइक स्कैप्युला है उसके अंदर एक थोड़ा इन्फ्लेटेड प्रोसेस है, फ्लैट प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस, जिससे आपकी क्लेविकल अटैच होती है। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस आपको किस में मिलता है? पेक्टोरल गर्डल में मिलता है। अच्छा, द शोल्डर ब्लेड इज अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन, किसकी बात करें? स्कैप्युला की। इट इज सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब। आप पहली लाइन से ही आंसर कर सकते थे, दूसरी ने और कंफर्म कर दिया कि किसकी बात करें? स्कैप्युला की। शोल्डर ब्लेड, ट्रायंगुलर बोन, स्कैप्युला होती है। कहां पर सिचुएटेड है? डोर्सल पार्ट पे। किसके किसके बीच में? सेकंड और सेवेंथ रिब्स के बीच में। सेकंड और सेवेंथ रिब्स के बीच में स्कैप्युला आएगी। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस अ डिप्रेशन फाउंड इन स्कैप्युला इज कॉल्ड। ह्यूमरस को जहां स्कैप्युला से जुड़ना होता है वहां उसके अंदर एक डिप्रेशन, एक कैविटी मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेनॉइड कैविटी। जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेनॉइड कैविटी। आगे देखो 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Pectoral and pelvic girdle bonds helps in the articulation of the upper and the lower limbs respectively with the axial skeleton. पेक्टोरल पेल्विक गर्डल आर्टिकुलेशन करेगा अपर और लोअर लिम्ब का एक्सियल स्केलेटन के साथ, बिल्कुल सही बात है। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड अप ऑफ 2 हाफ, सही बात है। पेक्टोरल और पेल्विक दोनों के 2 हाफ होते हैं, दो हाफ होते हैं। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैप्युला, बिल्कुल सही बात है। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है आपसे, नेक्स्ट के अंदर आपसे फॉल्स पूछा बेटा। Scapula has the spines which project as acromion process. Spine acromion process नहीं होता बेटा।
बिलो एक्रोमियन प्रोसेस ग्लेनोइड कैविटी होती है, ये सही बात है। क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस से, बिल्कुल सही बात है। क्लेविकल एक लॉन्ग एस शेप्ड बोन है विद 4 कर्वेचर, ये गलत है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है बेटा। एस शेप्ड बोन 4 कर्वेचर वाली वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो एस शेप्ड बोन इस तरीके से 4 कर्वेचर्स वाली है ना, थोरैसिक का कर्वेचर, लंबर का कर्वेचर है ना, तो 4 कर्वेचर्स वाली जो आपको दिख रही है वो वर्टिब्रल कॉलम है, वो क्लेविकल नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके 85 देखो, स्कैपुला है स्पाइन विच प्रोजेक्ट्स एज एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है ये, ठीक है ये ना, स्पाइन ही तो है उसके अंदर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमंस? फीमर, सबसे लंबी बोन, सबसे मोटी बोन, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन, फीमर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86, ह्यूमन फुट कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजस? कार्पल्स 8 होते हैं, बट याद रखना टार्सल्स 7 होते हैं, 7, मेटाटार्सल्स 5 होते हैं और फैलेंजस 14 होते हैं, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, कप शेप्ड बोन जो हमको नी पर मिलती है वो क्या है? पटेला, उसका नाम क्या है? पटेला। जो नी शेप बोन आपको सॉरी कप शेप बोन आपको नी पर मिलती है दैट इज पटेला। अब जैसे हमने हाइंड लिम फोर लिम देखा था, वैसे हमारे पास हाइंड लिम आ गया। यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा तो आपको क्या दिखेगा? पहले आपके पास पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में इलियम इस्चियम प्यूबिस होता है, तो ये रहा आपके पास इलियम, ये रहा आपके पास इलियम, इलियम, ठीक है, इलियम, ये रहा आपके पास प्यूबिस, प्यूबिस, और ये रहा इस्चियम। फीमर है, ये पटेला है। अभी आपने देखा नी वाली बोन का नाम पटेला है। अब देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एकदम सेम है, इसमें बस स्पेलिंग का फर्क है, ILEUM ILIUM। तो आपको क्या लगता है जो आपकी बोन है इलियम, उसकी क्या स्पेलिंग है? ILEUM है या ILIUM है या ILIUM है? आंसर डी होगा बेटा। ये जो इलियम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला होता है, ILEUM वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं पता होगा ये डिफरेंस तो आप आते जाता भी इसको आंसर नहीं कर पाते। आंसर यहाँ पर डी होगा, ILIUM है आपकी बोन का नाम, ठीक है। एसिटाब्यूलम कहाँ पर है? एसिटाब्यूलम जो कैविटी होती है बेटा ये आपकी पेल्विक गर्डल में होती है, जहां से फीमर एसोसिएट करती है, तो आंसर सी होगा। एसिटाब्यूलम आपको कहाँ मिलती है? फीमर में मिलती है। 90 देखो, पेल्विक गर्डल या जिसे आप हिप गर्डल बोलते हो, इसमें कितनी कॉक्सल बोन्स है बेटा? दो कॉक्सल बोन्स है, ये दोनों कॉक्सल बोन्स हिस्से हैं हाफ है पेक्टोरल गर्डल के। एक कॉक्सल बोन में भी इलियम इस्चियम प्यूबिस है, दूसरी कॉक्सल बोन में भी इलियम इस्चियम प्यूबिस है। कॉक्सल बोन्स कितनी होती हैं? 2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91, पेल्विक गर्डल में क्या क्या है? इलियम इस्चियम प्यूबिस, फिर से देखो आपको स्पेलिंग में कंफ्यूज किया तो बढ़िया क्वेश्चन। ILIUM आपकी बोन की स्पेलिंग क्या है? ILIUM। क्वेश्चन 92, two half of pelvic girdle articulate ventrally at the fibrocartilaginous joint called, pelvic girdle ventrally जहां जुड़ते हैं और fibrocartilaginous joint बनाते हैं वो आपका pubic symphysis है, वो आपका pubic symphysis है, ये हम joints में पढ़ते हैं, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93, ईच कॉक्सल बोन, 2 कॉक्सल बोन है, हर कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। फिर से सेम क्वेश्चन आया जो स्पेलिंग में कंफ्यूज करे, 3 बार हमने सेम चीज पूछने के अलग अलग तरीके देखे। एक बार उन्होंने आपसे पेल्विक गर्डल पूछा, एक बार उन्होंने आपसे पूछा एक कॉक्सल बोन में कितनी बोन्स हैं, और एक बार डायग्रामेटिक वे में पूछा। तो सेम चीज पूछने के आप तरीके देखो, ILIUM वाला इलियम होगा, इलियम इस्चियम प्यूबिस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जॉइंट्स के बारे में फॉल्स है? गलत है। अच्छा, जॉइंट्स असेंशियल है हर तरीके की मूवमेंट करवाने के लिए बोनी पार्ट्स में। जॉइंट्स कॉन्टैक्ट होते हैं बोन्स का या बोन और कार्टिलेज के बीच में। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे फॉल्स पूछा। अच्छा 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 अच्छा, जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स। जॉइंट्स आर कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल है, कार्टिलेजिनस जॉइंट परमिट ग्रेट मूवमेंट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्रेट मूवमेंट नहीं, फाइब्रस के कंपैरिजन में ज्यादा, सबसे ज्यादा मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट में होती है, सबसे ज्यादा मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट में होती है, तो आंसर डी हो जाएगा। मैच कर लिया अलग अलग जॉइंट्स और उनके एग्जाम्पल, फिक्स्ड एग्जाम्पल जो हमको याद होने चाहिए। हिंज जॉइंट यानी जो दरवाजे की तरह सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करे, तो आपका एल्बो और आपका नी जॉइंट, ये दोनों हिंज होते हैं, एल्बो भी और नी भी हिंज होते हैं। पिविट, एटलस और एक्सिस नॉडिंग मूवमेंट्स के लिए। ग्लाइडिंग जो है वो आपके कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग है, कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग है। सैडल क्या है? कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब 2। फिर से सैडल पूछ लिया तो 2 ही होगा।
ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, सैडल नहीं होता। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, सैडल नहीं होता। तो अगर आपसे सैडल पूछ रहे हैं तो दोनों का ही फिर आंसर 2 जाएगा। तो ऑप्शन देख लो एक बार, क्या है, 5 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। अब ऑप्शन वैसे तो नन ऑफ दीज जाना चाहिए क्योंकि यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, या फिर इसको भी यहाँ पर 2 कर लो दोबारा कि ये भी 2 ही है, तो आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ सैडल जॉइंट नहीं, बॉल एंड सॉकेट होना चाहिए था। अगर यहाँ बॉल एंड सॉकेट होता तो फिर ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था, 1 वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट था, पर वो बॉल एंड सॉकेट होता है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय साइनोवियल कैविटी, जिसमें फ्लूइड है जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस देता है दोनों बोन्स को, सही बात है। साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल होता है, सही बात है। बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, सब साइनोवियल जॉइंट के टाइप हैं, सही बात है। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। क्वेश्चन 97 देखो, जॉइंट बिटवीन बोन्स इन द फॉर्म ऑफ सचल्स ऑफ ह्यूमन स्कल इज कॉल्ड, फाइब्रस जॉइंट है यहाँ पे। जो आपके स्कल की बोन्स है उनमें कौन सा जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मूवेबल स्कल बोन इज मैंडिबल, आपकी लोअर जो है मैंडिबल वो मूवेबल होती है, सही बात है, सिर्फ वही मूवेबल होती है। वी मूव आवर हैंड्स व्हाइल वॉकिंग फॉर बैलेंसिंग, सही बात है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट में लिटिल मोबिलिटी होती है क्योंकि उनमें फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क है। बिटवीन इट्स आर्टिकुलर एंड्स, एग्जाम्पल इंटू वर्टिब्रल डिस्क बिटवीन सेंटर ऑफ वर्टिब्री। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में मिनिमम मूवमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे देखो, अ डिसीज एसोसिएटेड विद जॉइंट्स इज अर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इनमें से अर्थराइटिस आपकी जॉइंट्स की डिसीज है। गाउट में क्या होता है, जॉइंट्स में फिर से इन्फ्लेमेशन होता है क्योंकि उनमें यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। गाउट के टाइम यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। अच्छा, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, डिक्रीज्ड बोन मास जिससे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाए, ओस्टियोपोरोसिस। पॉजिटिव फैक्टर है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी, इसीलिए मिडिल एज वुमेन में ज्यादा होता है। दोनों करेक्ट है बेटा, ये किससे एसोसिएटेड है, ऑस्टियोपोरोसिस से। दोनों ही पॉइंट्स या कैरेक्टर्स ऑस्टियोपोरोसिस के हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे फटीग, वीकनिंग और पैरालिसिस हो जाएगा स्केलेटल मसल्स में, ऑटो इम्यून है। मिस्थेनिया आपके पास ऑटो इम्यून होता है, ऑटो इम्यून होता है, खुद के सेल्स को आप हार्म करते हो, ऑटो इम्यून है जिसमें वीकनिंग और पैरालिसिस होता है स्केलेटल मसल्स का। टेटनी इज अ रैपिड स्पैज्म इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम, याद रखना टेटनी किसकी वजह से है, लो कैल्शियम। क्यों, ऐसा क्यों होता है, जैसे ही बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम की होती है कमी, न्यूरोनल मेम्ब्रेन हो जाता है सोडियम के लिए ज्यादा परमिएबल। अब जैसे सोडियम का इनटेक ज्यादा होगा या मेम्ब्रेन परमिएबल है तो अब एक्सोन में सोडियम ज्यादा आएगा, तो आपकी न्यूरॉन लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, डीपोलराइज्ड रहती है। और क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, वो एक्शन पोटेंशियल ज्यादा लंबे टाइम के लिए जनरेट करती है। मसल बहुत लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है, जिससे टेटनी होती है। ठीक है, आगे देखिए 104, आपकी स्केलेटल मसल्स का प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन कौन सी डिसीज है, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी आप पढ़ते हो, है ना। और इसके अंदर क्या है, डीजेनरेशन है स्केलेटल मसल्स का। अर्थराइटिस क्या होता है जी, अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जिसने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व किए हों वो चैप्टर डन या डन जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझको बताएंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, कुछ डाउट्स हो तो बताना जरूर, और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल को कंप्लीट कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।